नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमें आर्थिक सहायता देने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर कृपया पत्रम पुष्पम से अनुग्रहित करें। धारा 370 को निष्प्रभावी किए हुए अब लगभग 4 वर्ष होने वाले हैं। 5 अगस्त 2019 का वह स्वर्णिम दिन था जिस दिन धारा 370 निष्प्रभावी कर दी गई थी। यानी आपको फिर से याद दिला दें, कुछ लोग कहते हैं धारा 370 हटा दी गई। धारा 370 हटाई नहीं गई थी। कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से धारा 370 का पूरी तरह से उसका रूप परिवर्तन कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि धारा 370 में ये प्रावधान थे कि धारा 370 का उपयोग करके ही धारा 370 में परिवर्तन किए जा सकते थे। उसके अनुसार कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर लाए जा सकते थे और उन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स के माध्यम से संविधान में परिवर्तन किया जा सकता था। आपको यदि याद दिलाऊं तो 2054 का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर है जम्मू और कश्मीर का, उसके माध्यम से 91 अमेंडमेंट्स, संविधान संशोधन किए गए थे। कितने? 91। 2019 में उसी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर का उपयोग करके धारा 370 को परिवर्तन करके उसमें ये लिख दिया गया कि अब सारे के सारे संविधान के सभी आर्टिकल, सभी अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर पर प्रभावी होंगे। तो धारा 370 तो अभी भी है, लेकिन उस रूप में नहीं है जिसमें पहले हुआ करती थी, जिसके अनुसार जो पुराने कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर चला करते थे। जैसे मैंने आपको बताया 1954 का कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, जिससे 91 अमेंडमेंट हुए थे, जितने कि जो 72nd जो अमेंडमेंट था ना, वो 1976 वाला, उसमें भी नहीं हुए थे इतने। उसमें भी जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 57 या 58 अमेंडमेंट थे। इसलिए जो लोग कहते हैं कि साहब कि ये तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था 72nd अमेंडमेंट 1976 वाला, जो इमरजेंसी के समय किया गया था, वो ये भूल जाते हैं कि उससे पहले 1954 का जो जम्मू और कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर था, उसके माध्यम से संविधान में केवल और केवल 91 अमेंडमेंट्स किए गए थे, जिसमें धारा 35A भी एक था। याद है ना? और उसको वहाँ ना डाल के डाल दिया गया था शेड्यूल के अंदर जी, जिससे कि वो मुख्य संविधान में दिखाई भी न पड़े। चोर रास्ते का इससे उत्तम उदाहरण और कोई हो नहीं सकता। इसके बारे में विस्तार से मैंने अपनी पुस्तक अनब्रेकिंग इंडिया में लिखा है। इसके जो सारे लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल पहलू हैं उनके बारे में भी लिखा है। तो यदि आपको इसके बारे में विस्तार से जानने का यदि आपको रुचि हो तो आप उस पुस्तक को लेकर, अनब्रेकिंग इंडिया, और हिंदी में है, उसको कहते हैं भारत अखंडन, तो उस पर आप जाके देख सकते हैं। मैं बहुत अधिक विस्तार यहाँ नहीं करूँगा क्योंकि फिर वो कार्यक्रम बहुत लंबा हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। उच्चतम न्यायालय ने एक संविधान पीठ गठित की है और उस संविधान पीठ में जो 5 ऐसे न्यायाधीश रखे हैं जो सीनियर मोस्ट हैं, और उनमें से कई तो जो है वो भविष्य के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। तो चंद्रचूड़ जी स्वयं हैं, उसके बाद फिर उसमें आपके संजय किशन कौल हैं जो इस समय नंबर 2 पे हैं, और उसके बाद BG गवई हैं, वो भी मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। संजीव खन्ना हैं, वो भी मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, और सूर्यकांत हैं, वो भी मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। तो इनको मिलाकर ये एक बेंच बनाई गई है। बेंच का पहले तो ये कहा गया था कि 4 तारीख को इसकी हियरिंग होगी, लेकिन 3 तारीख को ये आया कि साहब की अब ये डायरेक्शन के लिए पोस्ट होगी 11 जुलाई को। 11 जुलाई को डायरेक्शन के लिए पोस्ट क्यों होगी? वो कार्यक्रम इसलिए बना क्योंकि यह पता चला है
कि जो टाइटल है इस बैच ऑफ पिटिशंस का, ये बैच ऑफ पिटिशंस है, इसमें कुल 26 पिटिशंस हैं। 26 पिटिशंस ने 370 धारा 370 को निष्प्रभावी करने वाले कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर को चैलेंज किया है। ये बड़ी विचित्र सी बात है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर का चैलेंज जो है ये बहुत पहले एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ही उसको कहा था कि नहीं, हाँ, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के माध्यम से संविधान को अमेंड किया जा सकता है। ये आपका एक तो संपत कुमार का केस था, और फिर वो था एक मोहम्मद दमनू, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है केस था, उसमें मकबूल दमनू। तो उन केसेस के माध्यम से 5 जज की बेंच ये कर चुकी है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर अंडर 370 के माध्यम से आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। वही धारा 370 का अमेंडमेंट उसी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर में जिसमें पहले हुआ था, जिसमें आपको ध्यान हो कि सदर रियासत को हटा के और गवर्नर बनाया गया था और प्राइम मिनिस्टर को हटा के चीफ मिनिस्टर बनाया गया था, वो उन्हीं ऑर्डर से बनाए गए थे। मोहम्मद मकबूल दमनू वाले केस में वो पूरा विस्तार से उसको डील किया गया। तो फिर यह केस का जो बैच ऑफ पिटिशन का जो लीडिंग केस है वो बताया गया शाह फैज़ल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। लेकिन ये बाद में पता चला कि शाह फैज़ल तो इस पिटिशन को विड्रॉ कर चुके हैं, और सबसे पहला अब ये निर्णय लेना है कि भाई उनको विड्रॉ करने की परमिशन देनी है या नहीं देनी है। तो इसके डायरेक्शन के लिए अब 11 जुलाई को लगेगी ये संविधान पीठ बैठ के तय करेगी कि भाई शाह फैज़ल के जो विड्रॉल की एप्लीकेशन है उसको परमिट किया जाए कि नहीं किया जाए। और उस पिटिशन पर यदि उनको वो विड्रॉ करने की परमिशन मिल जाती है, जो कि सामान्य रूप से मिल जानी चाहिए, सामान्य रूप से मिल जानी चाहिए, लेकिन उसके ऊपर कुछ बहस मुबाहिसा होगा, कुछ नाटक वितंडा होगी, फिर इसका नाम बदलेगा। जी हाँ, क्योंकि फिर 26 की जगह 25 पिटिशन रह जाएंगी। मैंने आज देखा, बड़ी हंसी आएगी, बहुत अनुभवी जो हमारे टिप्पणीकार है वो भी ये कह रहे थे कि भाई सुप्रीम कोर्ट इसको कैसे सुन रहा है, जब ये इसका नाम है शाह फैज़ल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और शाह फैज़ल ने ही इसको विड्रॉ कर लिया है, तो फिर ये कैसे हो सकती है। को कानूनी प्रक्रियाओं का ध्यान नहीं है। शाह फैज़ल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स ये करके होता है। तो शाह फैज़ल ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स का जो है उसका मतलब ये होता है कि भाई इसके साथ में और भी पिटिशंस हैं। तो शाह फैज़ल ने विड्रॉ कर लिया तो क्या हुआ, जो नंबर 2 पिटिशन होगी उसका नाम आगे आ जाएगा। इसीलिए तो डायरेक्शन के लिए टाइम दिया गया है, डायरेक्शन के लिए टाइम दिया गया है 11 जुलाई को। तो 11 जुलाई को तय हो जाएगा कि इन पिटिशंस के जो बैच का नाम है, इसका लीडिंग केस जो है वो शाह फैज़ल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रहेगा, या उसको विड्रॉ करने की परमिशन देकर कोई दूसरा जो केस होगा उसको करके उसका जो आपका लिस्टिंग टाइटल है वो चेंज कर दिया जाएगा। तो इसमें कहाँ क्या समस्या है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। लोग कह रहे हैं कि अरे साहब ये तो सब कुछ हो चुका है, कॉन्स्टिट्यूशनल हुआ है, इसको जो है वो सुप्रीम कोर्ट देख भी कैसे सकती है। अरे भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट बनी ही इसीलिए है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो उसका पहला जुरिस्डिक्शन है, क्योंकि ये है ही कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। इसका निर्माण ही कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा के लिए, उसकी हिफाजत के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए हुआ है। इसका निर्माण उसका मुख्य कार्य है। ये अलग बात है कि आजकल जो है वह हर टटपुंजिए केस में जो है ये टांग अड़ाते घूमते हैं, PIL के माध्यम से या फिर 132 की पिटिशन के माध्यम से, या आजकल तो 32 की रिट्स भी जो है वो बहुत आसानी से ले लेते हैं। ये 32 रिट्स जो है वो बहुत मुश्किल से ली जाती है, वो केवल और केवल फंडामेंटल राइट्स के केस में एप्लीकेबल होती है। वो 226 की रिट की तरह नहीं होती। 226 आर्टिकल 226 में जो रिट लगती है वो हाई कोर्ट में लगती है। और आर्टिकल 226 के बारे में वो बहुत प्रसिद्ध केस है जी टेलीफिल्म्स वाला, उसमें ये कहा गया है कि भाई हर केस जो है वो यहाँ पर नहीं आएगा सुप्रीम कोर्ट में, आप हाई कोर्ट में जाइए, क्योंकि हाई कोर्ट जो है
फंडामेंटल राइट्स के अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो अदर राइट्स हैं उनके ऊपर भी लागू होता है। जी हाँ, ये एक सूक्ष्म भेद है जो लोग समझते नहीं, टिप्पणीकार हमारे अधिकतर समझते नहीं, जिनको लॉ की जानकारी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी नहीं है, वो इस प्रकार की टिप्पणी कर देते हैं। प्रश्न ये है कि लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि इसमें क्या होगा। भाई देखिए, क्या होगा मैं आपको साफ बता देता हूँ। यदि सुप्रीम कोर्ट को मोहम्मद मकबूल दमनू और संपत कुमार ये जो केस हैं इनसे कोई भिन्न मत लेना है तो फिर उनको 7 जज की बेंच बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि 5 जज की बेंच बनाई है यदि सुप्रीम कोर्ट ने, तो प्राइमा फेसी जिसको हम कहते हैं कि ऐसा लगता है कि उनका मूड पुराने जो जजमेंट्स हैं, जो प्रीसिडेंट्स हैं, उनके विरोध में जाने का नहीं है। देखिए, इनकी बड़ी लंबी श्रृंखला है इन केसेस की। ये राघव लखनपाल वाले केसेस से आरंभ होती है। राघव लखनपाल 1, राघव लखनपाल 2, और उसके बाद फिर आपके ये केसेस आते हैं जिसमें संपत कुमार है या मोहम्मद मकबूल दमनू है। इन केसेस में इनमें सब में एक से बराबर हर बार इस अधिकार को संरक्षित किया गया है कि धारा 370 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स पास हो सकते हैं और उनके माध्यम से संविधान में परिवर्तन हो सकता है। इसलिए यदि मोहम्मद मकबूल दमनू और इन सब के ये जो सबके केस है, मैंने आपको चारों पांचों बताए, उनका रेशो यदि फॉलो होता है तो इसमें कुछ भी और नहीं हो सकता। इनको वही बाद में असर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अंततः ये टेम्परेरी प्रोविज़न था, इसको रखा भी गया था तो उसका नाम जो हेडिंग थी ये भी था टेम्परेरी प्रोविज़न। तो वो टेम्परेरी प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर को बदल के वो कर दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के माध्यम से कई और भी होते हैं, जैसे शेड्यूल्स हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट ऑर्डर है, तो शेड्यूल कास्ट ऑर्डर में जो परिवर्तन होगा वो प्रेसिडेंट कर सकता है। इस तरह के एक्सेप्शंस हैं संविधान के अंदर। शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर है, उसमें जो परिवर्तन है वो प्रेसिडेंट कर सकता है, यानी यूनियन कैबिनेट कर सकती है, और कोई नहीं कर सकता, कोर्ट नहीं कर सकता। कोर्ट किसी ऑर्डर को स्ट्राइक डाउन कर सकता है, लेकिन वो अपनी तरफ से परिवर्तन नहीं कर सकता। इसलिए चूंकि 5 जजेस की बेंच बनी है, इसलिए मेरा यह आकलन है कि जो कुछ भी राघव लखनपाल के 2 केस, मोहम्मद मकबूल दमनू, संपत कुमार वगैरह जो केसेस हैं, वो सारे के सारे 5 जज बेंच वाले जो केसेस हैं, उनका जो रेशो है वही फॉलो होगा। और यदि वो फॉलो होगा तो धारा 370 को निष्प्रभावी करने वाला जो पार्लियामेंट का जो प्रेसिडेंट का ऑर्डर है और जो पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, और उसके बाद फिर जो एक्ट आया है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, वो तीनों एज इट इज़ जैसे कि तैसे अप्रूव होंगे, उनको स्वीकृति मिलेगी। ऐसा मेरा कानूनी ज्ञान कहता है, और मैं कानून की बात कर रहा हूँ, संविधान की बात कर रहा हूँ, संवैधानिक दृष्टांतों की बात कर रहा हूँ। मैं हवा में बात नहीं कर रहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कैसे सुन लिया। सुप्रीम कोर्ट की तो अधिकार ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट का दायित्व है कि इस प्रकार के संविधान के एक दूरगामी परिणाम देने वाले जो निर्णय होते हैं कार्यपालिका के और संसद के, उनका वह परीक्षण करे। तो परीक्षण है, सही है, लेकिन 5 जज बेंच है, उसका क्या निष्कर्ष है वो भी मैंने आपको बता दिया। जय हिंद, वंदे मातरम।